स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंद्रधनुष किस्सा घर में। मैं हूँ सीमा और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल जी की लिखी हुई कहानी डार्क हॉर्स। बहुत ही खूबसूरत कहानी है और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी बहुत ही मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे पर चापानल में पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलावा त मंगनू, झट से नहा ले, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है, विक्रमशिला। अभी भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ बीए कर लिया, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का होगा इस युग में, सो दिल्ली जाते हैं आईएएस का तैयारी करने। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाई हौंक के पढ़ दिया तो उतना दिन में आईएएस से बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है बोला। हाँ यहाँ कुछ भविष्य नहीं है, खाली एमबीए के पूछता है आजकल, एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे साधु साहब भी यही किए, इन्हें बोकारो स्टील प्लांट में है। लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुश्त तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए हुए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए अब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे? हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले जाओ आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो ठीक आप बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, मगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में। शायद एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों की वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों न चाय पिलाएं? आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं और यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोलकर मन भर दिया था। 3 पुश्त तारने की शुभेच्छा, आह महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा था, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाएं, हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी ने पूरे समाज और गांव की शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज़ आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छान कर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू किशमिश छोहारा बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार अच्छा से, कुछ छूटा तो नहीं न है? माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यह मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ो अब।
संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ रख लिए हैं। किताब यहाँ से ढो के कितना ले जा रहे हो, वहाँ तो खरीदवे करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब। विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूंसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पुरनका से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुरनका से ही करना होता है। बेटी की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक आने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकलकर उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आ गई। चलो जल्दी से खा लो, 2 पराठा भुजिया पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी हीरो होंडा पोच सामने लगाकर फ़ोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनी सा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में कहीं और नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। जब तक विनायक बाबू को बाइक के पीछे बांध चुके थे, गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने माँ के पैर छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी ये खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था, कलेजे पर पत्थर रखना ही था। इसमें दर्द तो था, पर यह बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था। यह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर होगा, एगो काम है डीएससी ऑफिस में, करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता, ऑफिस का काम तो बहाना था, आज न माँ को खाना धंसना था न विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घर से धूल उड़ाते हुए निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे पर एकटक बाइक को जाते देखती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कहकर विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बनवा देते हैं। विनायक बाबू ने कहा, नहीं पापा रहने दीजिए, जल्दी जल्दी पहुँचना है। संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुँचे, किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है खाना पीना, फिर कब आओगे, 6 महीना कि साल भर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया जरा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए, उधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुमटी से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल लिए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार बार होने वाली उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू ने पहले तो अनसुने ढंग से वो आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वह मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो यह पहली ही बार था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर खुद की नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए।
संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर, मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता तो मानिए कि वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए। बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना। ATM तुमको दे ही दिए हैं, पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें तुम कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं दो परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए। पीठ पर एक जोरदार धौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी, रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर आकर बाइक स्टार्ट कर निकल गए। दिल्ली घुस गया, स्टेशन पर लग रहा है, 13 नंबर पर लग रहा है। अचानक पैसेंजर की हलचल और बातों से संतोष की आंख खुली। संतोष के पैसेंजर सीट के नीचे से अपने अपने सामान खींच रहे थे। संतोष ने आंखें मलते हुए कहा, दिल्ली आ गया क्या? हाँ उतरिए, आ गया महाराज, एक पैसेंजर ने चलते चलते कहा। रात भर मोबाइल पर गाना सुनते सुनते कब नींद आई और कब दिल्ली, संतोष को पता ही नहीं चला। संतोष तुरंत मिडिल बर्थ से नीचे कूदा, अपने जूते खोजने लगा। संतोष का एकदम दिल धक से रह गया। ये क्या, दिल्ली पहुंचते ही नया झटका, 2500 का वुडलैंड जूता गायब। फिर उसने गर्दन नीचे कर सीट के कोने में देखा तो पाया कि उसके दोनों जूते वहीं दुबके पड़े थे। उसने हाथ से खींचकर जूते निकाले। एक मोजा गीला था, शायद रात को किसी ने खाते वक्त पानी गिरा दिया था। संतोष ने बिना सोचे बैग की जिप खोले, मोजे उसमें डाल दी और केवल जूते पहनकर जल्दी जल्दी बोगी से बाहर निकला। अपने पैंट की पिछली जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और उसमें लिखवाए गए निर्देश को पढ़कर एक नज़र अपने दाएं बाएं डाली। बाईं ओर उसे अजमेरी गेट की तरफ जाने के लिए तीर का निशान दिखा। संतोष उसी दिशा में चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। मेट्रो स्टेशन किधर पड़ेगा? संतोष ने एक सज्जन से पूछा। वो सामने ही तो है, लेफ्ट में भाई, सज्जन ने चलते चलते बताया। संतोष ने धीरे से थैंक्स कहा, हालांकि इतनी मिमियाई आवाज़ वाली थैंक्स उस सज्जन तक पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था। मेट्रो की सीढ़ियां से नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले टिकट काउंटर की तरफ नज़र दौड़ाई। सारे काउंटर पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी भीड़ थी। बीच में लाइन तोड़कर घुसने का मतलब था कोई भी भनभना के काट सकता था। तभी उसकी नज़र लाइन के काउंटर से 5वें नंबर पर खड़े हाथ में एक भारी सा झोला लिए हुए लगभग 60-65 बरस के बुजुर्ग पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और तुरंत उस बुजुर्ग के करीब जाकर बोला, चाचा ये विश्वविद्यालय का टिकट यहीं मिलेगा? सारी दिल्ली का यहीं मिलेगा बेटे, तुझे कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने उसकी आधी बात सुने बिना पूछा। जी हमको विश्वविद्यालय जाना था, संतोष ने थोड़ा स्पष्ट स्वर में कहा। टोकन मिलता है, टोकन बोलियो, टिकट नहीं, बुजुर्ग ने लगभग नसीहत के अंदाज में कहा। चाचा लाइए मैं आपका झोला पकड़ लूँ, बहुत भारी होगा, संतोष ने एकदम होशियारी भरी विनम्रता से कहा। बेटे झोला छोड़, पीछे जा, लाइन पकड़ ले, लाइन लंबी होती जाएगी, तेरे को झोला वाला पकड़ने की ज़रूरत नहीं। चांदनी चौक जा रहा है, कॉटन है इसमें, कोई भारी साड़ी नहीं है, 40 साल से यही पकड़े चल रहा हूँ। ओए आगे बढ़ो भाई, बुढ़ऊ ने संतोष को कहते हुए आगे वाले को खींचा। अरे कपार पर चढ़ जाए आगे जाके, क्या टोकन दे नहीं रहा है? आगे वाला बढ़ेगा तब न बढ़ेंगे, कोंच रहे हैं पीछे से एकदम, बूढ़े के आगे वाले व्यक्ति ने खींच से कहा। बूढ़ा समझ गया आगे वाला आदमी 40 बरस का होकर भी मिजाज में उसका बाप है, सो उसने चुप रहना ठीक समझा। तब तक बूढ़े के ठीक पीछे वाले व्यक्ति ने बूढ़े के कंधे पर कान ले जाकर कहा, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं जी, टोकन न घुस रहा था लौंडा, अजी हम लाइन में खड़े हैं, इतनी देर से बेवकूफ़ है क्या? कह रहा था लाइए आपकी पकड़ दो। अबे मेरी क्या पकड़ेगा, अपनी पकड़। बुढ़े ने पीछे मुड़े बिना कहा। इतना सब सुन संतोष मन ही मन बूढ़ों को गरियाता हुआ पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अब तक लाइन और भी लंबी हो गई थी। अभी अभी गांव से
निरीह बुढ़ापा देखा है संतोष को दिल्ली का सयाना बुढ़ापा एकदम अमरीश पुरी टाइप लगा। सोचने लगा, साला चाचा शब्द भी फेल हो गया। हम सबके तरफ तो चाचा कहने की गर्माहट से चोर डकैत पुलिस दरोगा जैसा मोटा चादर भी पिघल जाता है, यहाँ साला छेद तक नहीं हुआ। उसकी अपनी भावना में समझा जाए तो मूड झटुआ गया था उसका। झटुआना आदमी के खिन्न होने की चरम अवस्था को कहते हैं। लगभग 20 मिनट तक खड़े लाइन में चलने के बाद उसका नंबर आया। भैया एक विश्वविद्यालय स्टेशन का टोकन दे दीजिए, संतोष ने 500 का नोट देते हुए कहा। चेंज दे दो भाई, काउंटर वाले ने कहा। चेंज नहीं है सर, संतोष ने स्वर नीचे करके कहा। चलो देख लो भाई, हटो साइड आ जाओ, पीछे वाले को आने दो, काउंटर वाले ने अपना हाथ उचकाते हुए कहा। संतोष एकदम खिन्न मन से साइड हो गया। साला सर शब्द भी फेल, यही सोचा उसने मन में। उसके सारे शब्द चुके जा रहे थे। यहाँ धीरे धीरे समझ रहा था कि यह शहर शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है। संतोष साइड में खड़ा लोगों द्वारा दिए जा रहे हर नोट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि जल्द 500 का खुदरा पूरा हो जाए। लाओ जल्दी से पैसे, कहाँ का दूँ? अचानक अपने पैसे वाले दराज को देखते हुए काउंटर वाले ने संतोष से कहा। संतोष ने साइड से ही खड़े झट से अपना हाथ काउंटर के शीशे के गोल छेद में घुसा दिया और बोला, हाँ विश्वविद्यालय का चाहिए सर। टोकन लेकर संतोष अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में आगे सरकते हुए जैसे ही उसने अपने दोनों बैग और झोला स्कैनर मशीन में डाले, एक क्षण में ही यह विचार उसके मन में कौंध गया कि स्कैनिंग में सत्तू, ठेकुआ, निमकी और लिट्टी का फोटो देखकर पता नहीं क्या छवि बन जाएगी इन जांच करने वाले सिपाहियों की। एकदम देहाती समझेंगे पक्का। बैग के मशीन से बाहर निकलते ही यह डर भी मन से निकल गया। बैग उठाकर संतोष ने एंट्री गेट पर टोकन टच कराया और गेट के खुलते ही बिजली की फुर्ती से इस तरह उधर पार हुआ जैसे नाथुला दर्रा हो, जो बस एक पल के लिए खुला है और फिर तुरंत बंद हो जाएगा। पता नहीं कब इस पार चीन में रहना होगा। हड़बड़ाहट में अपना बैग उसने इसी पार छोड़ दिया। संतोष गेट के उस पार से अपने बैग को ऐसे देखने लगा जैसे गदर फिल्म में सन्नी देओल ने सीमा पार अमीषा पटेल को देखा था। उसे लगा मेरा बैग अब उसी पार रह जाएगा। तब एक व्यक्ति ने उसका बैग उसे पकड़ाया। उसे अब जाकर चैन मिला। विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो आ गई। दरवाज़ा खुलते ही कोई 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे और लगभग 200-250 लोग उस पर सवार हो गए। संतोष भी लटक झटक कर चढ़ गया। सोच रहा था कि जब से ट्रेन से उतरा हूँ साला 1 मिनट का चैन नहीं है। हर जगह समस्या है, कहीं शांति नाम की चीज़ नहीं है। कहाँ मराने आ गए। सब कहे थे मेट्रो में आराम है, झाट आराम है इसमें, कटहल के जैसा आदमी लोड है। सोचते सोचते वह विश्वविद्यालय स्टेशन पहुँच चुका था। मेट्रो से बाहर आकर उसने एक आदमी से पूछा, हेलो, ये मुखर्जी नगर बत्रा चौक के लिए कहाँ से ऑटो मिलेगा? वो सामने से मिल रहा है, पकड़ लो, उस आदमी ने कहा। ऑटो पर बैठते ही संतोष ने ऑटो वाले से कहा, भैया मुखर्जी नगर बत्रा चौक पर रोक दीजिएगा। टेंशन मत लो भाई, वहीं तक जाएगी, ऑटो वाले ने बेफिक्र अंदाज में कहा और फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाना बजाने लगा। अगले 10 मिनट बाद संतोष नगर के मुखर्जी नगर के बत्रा से नाम के सामने खड़ा था। चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका था। कहानी का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही कहानी के दूसरे अध्याय के साथ आप सभी से मिलती हूँ मैं सीमा। तब तक के लिए आप सभी अपना अच्छा ख्याल रखें और अपनी पसंद के लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे मेरे चैनल को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। टेक केयर एंड बाय।